आइए ध्यान देते हैं आज हम अपने दूसरे पाठ की तरफ। ये हमारा हिंदी काव्य साहित्य इतिहास का दूसरा पाठ है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल के बारे में, जो कि हिंदी गद्य पर आधारित है। पिछले क्लास में हमने आपसे बात की हिंदी काव्य साहित्य इतिहास का पहला पाठ, जिसमें हमने आपको वीर गाथा काल या आदिकाल के बारे में बताया। दूसरा पाठ हमने आपको भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल के बारे में बताया और दूसरे भाग में हमने आपको तीसरे भाग में रीतकाल के बारे में बताया। ये पार्ट 1 में था। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं और हिंदी काव्य साहित्य इतिहास का जो चौथा काल गुजरा हमारे देश में वो था आधुनिक काल। जूनियर असिस्टेंट 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। 3 भाग यहां से थे, एक भाग आधुनिक काल की जगह संयुक्त काल डाल दिया गया। पूछा गया निम्न में कौन सा हिंदी काव्य साहित्य इतिहास का काल नहीं रहा है, तो संयुक्त काल जो विकल्प था वो काल नहीं रहा, बल्कि इसमें जो आधुनिक काल है ये इसका विकल्प होना चाहिए था, जो कि एग्जाम में नहीं था। दूसरा ये भी पूछा जाता है कि कबीरदास जी किस काल से संबंधित हैं, बिहारी दास किस काल से संबंधित, तुलसीदास किस भक्ति काल की शाखा से संबंधित है। ये प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, आप हमारे पिछले वीडियो को जाकर के देखिएगा। यहां ध्यान दें, लिखा है आधुनिक काल। याद रखिएगा हिंदी काव्य साहित्य इतिहास का ये चौथा काल है। याद रखें हिंदी काव्य साहित्य इतिहास का, हिंदी काव्य साहित्य, हिंदी काव्य साहित्य इतिहास का चौथा काल, चौथा काल जो कि शुरू हुआ था, याद रखिएगा, जो शुरू हुआ था 1850 में। 1850 निश्चित तौर पर अंग्रेजों का शासन भारत पर स्थापित हो चुका था और अब तक हिंदी गद्य साहित्य का ही काल चल रहा है। एक दौर गुजरा है हमारे देश में जब हम काव्य में बातें करते थे, अर्थात हम आपस में काव्य शैली में बातें करते थे और अब हम गद्य में बातें करते हैं। और इसके पीछे सबसे ज्यादा सहयोग रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। आइए ध्यान दें, लिखा है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, अर्थात इसे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास या कालखंड भी कहते हैं। कालखंड या कालखंड भी कहते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, सभी विचार नोट करते चले, भी कहते हैं। 4 भागों में बटा है। इसको हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास या हिंदी गद्य साहित्य का कालखंड भी कहते हैं। 4 भागों में बटा है। पहला है भारतेंदु युग 1850 से 1900, दूसरा है द्विवेदी युग 1900 से 1918, ये 18 वर्ष का है कार्यकाल। शुक्ल युग या छायावादी युग 1918 से 1938, 1938 भी कहीं कहीं लिखा, कहीं कहीं 1936 भी लिखा है, लगभग 18-20 वर्ष का है। और शुक्लोत्तर युग या प्रगतिवादी युग 1938 से 1953। देखिएगा कई किताबों में ये जो कालखंड दिया गया है इनमें बड़ी विभिन्नता है, बड़ा ही अंतर देकर के दिया गया है। इसलिए मैंने जो बोर्ड में लिखा है आप इसे उतार लें और बाकी इधर उधर से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पहला कालखंड है भारतेंदु युग, जैसा नाम से ही स्पष्ट है। इस कालखंड का निर्धारण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर हुआ है। और आगे लिखा है हिंदी गद्य भाषा का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। सबसे अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी गद्य जो आज हम आपस में बोलते हैं, अपने भावों को, अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं, इस हिंदी गद्य बोली को लाने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही है। हालांकि हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है, लेकिन यही हिंदी खड़ी बोली आज हिंदी गद्य भाषा के रूप में जानी जाती है, जिसके पीछे भारतेंदु हरिश्चंद्र और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का सबसे बड़ा योगदान रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है और इसमें इस हिंदी गद्य का जो कालखंड है इसका जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट इस काल के प्रमुख लेखक रहे। याद रखना ये गद्य साहित्य का इतिहास है, तो यहाँ लेखक चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, आप लोग याद कर लीजिएगा।
प्रताप नारायण मिश्र भी इसी काल के हैं। प्रेम, पुष्पावली, नारी, धोखा, बाल, ये इनकी रचनाएं हैं। बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी गद्य साहित्य का स्टील कहा जाता है, इसी काल के हैं। इनकी रचना है सच्ची समालोचना। याद रखिएगा, पहला कालखंड हमारा हो गया। दूसरा कालखंड द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी मत लिख दीजिएगा। अगर जो पूछा जाए कि द्विवेदी युग किस के नाम पर पड़ा है तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बोलेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं बोलेंगे। संपादन किया था इन्होंने सरस्वती पत्रिका का। इसके लेखक और रचनाएं पूछी जाती हैं, कभी कोई पूछ देता है कि मैथिली शरण गुप्त किस काल के रहे हैं, तो याद रखिएगा यहाँ लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध मैथिली शरण गुप्त। ये इनकी रचनाएं भी लिखी हैं। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। आर्य खिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। तीनों रचनाएं इन्हीं की हैं। आगे मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं लिखी हैं साकेत, भारत भारती, यशोधरा और द्वापर। ये रचना मैथिली शरण गुप्त की हैं। और भी लिख लीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं रंग में भंग। अगर जो ना दिखाई दे रहा हो तो मैं बोल देता हूं, रंग में भंग। रंग में भंग लिख लीजिएगा, रंग में भंग। जयद्रथ व्रत, जयद्रथ व्रत, जयद्रथ वध, जयद्रथ वध लिख लीजिएगा। पंचवटी, मैं बोल देता हूं, आप लोग नोट कर लें, पंचवटी और कॉमा लगा करके झंकार लिख लीजिएगा, झंकार, झंकार। तो एक बार दोबारा पढ़ देता हूं, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, रंग में भंग, जयद्रथ व्रत, पंचवटी, झंकार। ये सारी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। तो इससे दो चीजें पता चलती हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्विवेदी युग के हैं, मैथिली शरण गुप्त भी द्विवेदी युग के हैं। लेकिन आइए कुछ ध्यान दें, द्विवेदी युग के कुछ लेखक और रचनाएं और हम लिखते हैं। द्विवेदी युग के कुछ लेखक और रचनाएं और हम लिखते हैं। अब आगे मैथिली शरण गुप्त के आगे लेखक और रचनाएं में हम लिखते हैं प्रेमचंद्र। याद रखिएगा, अगला है प्रेमचंद, आगे हैं प्रेमचंद, अगले लेखक है प्रेमचंद्र। प्रेमचंद की रचनाएं हैं, प्रेमचंद की रचनाएं हैं रंगभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि, कर्मभूमि बोल देता हूं, सभी छात्र नोट करते चलें, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन गोदान, गबन गोदान, करबला, करबला, सभी छात्र नोट करते चलें, करबला, संग्राम, 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 पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी ठाकुर का कुआं, पंच परमेश्वर, सब इंपॉर्टेंट है, सभी छात्र नोट करें, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, कॉमा लगा कर लिखना, ठाकुर का कुआं। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपके सामने लिख दी है, रंगभूम, कर्मभूम, गबन गोदान, करबला, संग्राम, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं। प्रेमचंद जी द्विवेदी युग से संबंधित रहे हैं। ठीक है, आगे अगले लेखक के बारे में लिखते हैं। अगला लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी इसी काल के हैं, बस इतना नोट कर लीजिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी इसी काल के हैं। श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास भी इसी काल के हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर भी इसी काल के हैं। याद रखना, कुछ लेखकों के नाम भी मैं लिख देता हूं, इसी काल के, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, जगन्नाथ दास, रत्नाकर। ये द्विवेदी युग भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे शुक्ल युग या छायावाद युग। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा।
याद रखिएगा। पूछा जाए शुक्ल युग किस लेखक के नाम पर पड़ा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा है। राम विलास शर्मा ने इसे प्रतिबिंबवाद भी कहा है, क्योंकि इसको छायावादी युग कहा जाता है, इसलिए रामविलास शर्मा ने इसे प्रतिबिंबवाद भी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावादी युग के प्रथम व प्रतिनिधि कवि सुमित्रानंद पंत हैं। हालांकि हम जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस युग के ही संस्थापक हैं, इस युग की शुरुआत उन्हीं के नाम पर होती है, लेकिन उन्होंने इसका श्रेय प्रथम व प्रतिनिधि कवि मान करके सुमित्रानंदन पंत को दिए हैं। तो याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इसी काल के हैं। और आगे हम चर्चा करते हैं इस काल के कुछ लेखक और रचनाएं पर। आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस काल के कुछ लेखक और रचनाएं हम लिख लेते हैं जो शुक्ल युग से संबंधित हैं। लिखते जाएं, लेखक और रचनाएं का कालम थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, रचनाएं का कालम थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलावा जयशंकर प्रसाद याद रखिएगा, इनकी रचनाएं लिखिएगा। कामायनी आंसू लहर, कामायनी आंसू लहर, कामायनी आंसू लहर, झरना प्रेम पथिक, झरना प्रेम पथिक, कंकाल तितली इरावती, कंकाल तितली इरावती, कंकाल तितली इरावती, जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ, अजात शत्रु स्कंद गुप्त, और एक और लिख लीजिएगा एक घूंट। बहुत सारी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग से संबंधित हैं, जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग से संबंधित हैं। कामायनी आंसू लहर, झरना प्रेम पथिक, कंकाल तितली इरावती, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजात शत्रु स्कंदगुप्त, एक घूंट। आप लोग इसको नोट करते चलें। अगले लेखक इसी काल के लिखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अगले लेखक एवं कवि रहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी रचनाएं लिख लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी और अपने नाम में निराला लगाते थे, उन्नाव से थे। इनकी एक रचना है अनामिका परिमल, कॉमा लगा के लिखिएगा अनामिका परिमल, अनामिका परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। शुक्ल की बीवी ये कई रचनाएं हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं सुमित्रानंदन पंत भी इसी काल के हैं। सुमित्रानंदन पंत भी इसी काल के हैं। कुछ रचनाएं इनकी आप लोग लिख करके इसे पढ़ लीजिएगा। सुमित्रानंदन पंत। महादेवी वर्मा भी इसी काल के हैं। महादेवी वर्मा भी इसी काल की हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी काल से हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इसी काल के हैं। तो इनकी रचनाएं कुछ आप लोग गूगल से सर्च करके लिख लें। सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पूछा गया किस काल के हैं, तो याद रखना शुक्ल युग। आगे काल रहा है शुक्लोत्तर युग, और इसके बाद कोई काल नहीं है। हिंदी गद्य साहित्य का केवल विकास है। इसके बाद 1953 के बाद गद्य का विकास चलने लगा। पर्टिकुलर किसी पर कोई काल निर्धारित नहीं किया गया। और जो हिंदी गद्य साहित्य का शुक्लोत्तर युग रहा, इस काल के रहे डॉक्टर रामविलास शर्मा। याद रखना डॉक्टर रामविलास शर्मा इसी काल के रहे। डॉक्टर नागेंद्र भी इसी काल के रहे। डॉक्टर नागेंद्र और लक्ष्मीकांत
वर्मा भी इसी काल के रहे। इस प्रकार से हिंदी गद्य साहित्य का जो युग है वो कंटिन्यू अभी भी जारी है और चल रहा है। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में विकास भी लगातार हो रहा है और हमारे सिलेबस में बस इतना ही पूछा जाता है कि कौन सा लेखक किस काल का है। इस प्रकार से हमने हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास और हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास हमने कंप्लीट किया। आज से हमारे हिंदी में 3 चैप्टर हो गए और 7 पार्ट में हो जाएंगे। सभी छात्र हमारे यूट्यूब चैनल GS by अजीत शुक्ला को सब्सक्राइब करें और आगे भी फॉरवर्ड कराएं और इसको शेयर करते रहें और ये वीडियो आपके पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। आज के लिए इतना ही, जो भी लिखा उसको नोट कर लीजिए।